गुड मॉर्निंग। मैं कामनी पांडे साइंस क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बायोलॉजी के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमने पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी में बिल्कुल बेसिक क्या होता है। तो आज बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। कोशिका क्या होती है? वो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है बेसिक यूनिट, उसको हम सेल बोलते हैं। प्रत्येक सेल का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका फंक्शन क्या होता है? आरबीसी जो है हमारे ब्लड में पाई जाती है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे ब्लड से लीवर तक या अन्य आर्गन तक लेके जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल की खोज किसने की। सबसे पहले सेल की खोज किसने की? तो सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सेल की खोज की थी 1665 में। इन्होंने देखा कुछ टाइनी पोर्स यानी कि कुछ छोटे छोटे छिद्र इन्होंने देखा, जिसको इन्होंने सेल का नाम दिया। और इन्होंने कहा कि सेल जो है देखने पे बिल्कुल जैसे हनी कॉम्ब होता है, यानी मधुमक्खी के छत्ता जो आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले इन्होंने देखा कि सेल बिल्कुल वैसा दिखता है, क्योंकि इनके पास तब अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, इतने डेवलप वैरायटी के माइक्रोस्कोप तब नहीं थे। तो वो जो सेल का इंटरनल पार्ट होता है, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग, उनके बारे में वो पता नहीं लगा पाए। उसके बाद और वैज्ञानिक आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सेल से जो है एक पूरे जीव का निर्माण होता है। सेल हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होती है। अब हम देखेंगे कि कई सारी कोशिकाएं, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन सेम होता है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, यानी कि ऊतक। कई सारे ऊतक मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं जिनका अपना स्पेशल वर्क होता है। कई सारे ऊतक मिलके जो है ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि अंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीवर हो गया या फिर लंग। ये सारे जो ऑर्गन होते हैं इनका सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अब कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? इसमें जो है लंग आता है, ट्रैकिया आता है, फेरिंग्स आता है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन हैं जो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी सहायता से हम श्वसन क्रिया कर पाते हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं वो मिलके एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जीवधारी के शरीर की संरचना होती है।
अब हम देखेंगे कि साइज के बेसिस पे सेल कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे सेल का साइज जो है वो डिफ़र करता है, मतलब वेरियस साइज कैसे कैसे सेल की डिफ़र करती है। तो सेल जो है कई साइज़ की हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, मतलब सेल की साइज़ जो है वो माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर तक वेरी करती है। सबसे जो स्मॉलर सेल होती है, स्मॉलेस्ट अगर हम लेंथ वाइज देखें तो बैक्टीरिया जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, उसकी साइज़ होती है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो मानी जाती है हमारी बॉडी की वो है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की साइज़ जो होती है वो मीटर में होती है, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर के बीच में होती है। अब हम देखेंगे कि सेल कितने तरह की होती है, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे, यानी कि सबसे पहले कौन सी सेल है, फिर बाद में कौन सी सेल है, कैसे उनका विकास हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बेसिस पे सेल कितने प्रकार की होती है। तो सेल जो होती है डेवलपमेंट विकास के आधार पे दो तरह की होती है। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्रिमिटिव सेल होती है, मतलब जब मनुष्य का विकास हुआ या इस धरती पे जीव आना प्रारंभ हुए तो सबसे पहले जो कोशिकाएं आई उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वो बिल्कुल प्रिमिटिव होती हैं और इनमें बहुत सारी चीज़ों का विकास नहीं हुआ रहता है, जैसे इनमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं ये सेल, ठीक है। उसके बाद दूसरी सेल है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपलेस्ट सेल होती है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वन सेल जो होती है, एक ही सेल पूरे बॉडी का कंप्लीट फंक्शन कर लेती है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें तो अमीबा हो गया। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल में वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सारे प्रोसेस वो एक ही सेल के अंदर उसके सारे हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है और उसके बाहर कोई भी आवरण यानी कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल? जैसा कि मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोकैरियोट से जब और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो यूकैरियोटिक सेल बनी। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं वो सारे पाए जाते हैं। मनुष्य इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है और प्लांट सेल भी इसका एग्जाम्पल है।
आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और ब्रीफ में उनका हम फंक्शन जानेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। डिटेल हम आने वाली आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया सेल का, जीवाणु सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है सबसे बाहर से हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है इसमें ये है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। और सेल वॉल का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमको जब कोई भी बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसके अंदर का कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए सेल वॉल होती है। तो बेसिकली सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है कि वो बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करता है, एंटीबायोटिक से उसको बचाता है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल के जस्ट नीचे वाली लेयर ये जो है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम होता है कि ये बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं उनको, कौन सी चीज़ों को अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है, ये सब रेगुलेट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है पिलाई। ये जो है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन यानी कि जनन में सहायता करती है। इसका सिर्फ इतना ही फंक्शन है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम पिलाई बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के अंदर का जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं यानी कि कोशिकांग हैं वो जो है इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, इसका न्यूक्लियाइड डीएनए हो गया, और भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ये सारे जो होते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मीजोसोम। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है कि वो हमारे श्वसन में सहायता करता है। ये मीजोसोम जो होता है बैक्टीरिया में वही काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन बॉडी में करता है। यानी कि मीजोसोम आप देख रहे होंगे कि इनर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से मुड़ा हुआ एक संरचना है जिसको मीजोसोम बोलते हैं। इसका कार्य होता है कि ये श्वसन में बैक्टीरिया की सहायता करता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियाइड या डीएनए, जीनोम, जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल यही है बैक्टीरिया का। और इसी से जो है कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं बैक्टीरिया के। यानी कि बैक्टीरिया में जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन आगे क्लास में कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसडक्शन कैसे होता है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी में बैक्टीरिया अपना रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। हाँ, और एक और बात न्यूक्लियाइड के बारे में कि ये जो होता है सर्कुलर और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें होता है। जैसा कि आपने ह्यूमन बीइंग के न्यूक्लियस का अगर आप स्ट्रक्चर देखे होंगे तो वो जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है, और ये जो है सर्कुलर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रोकैरियोट, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर है, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम सिंपल टाइप का पाया जाता है। राइबोसोम वैसे दो तरह के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो बैक्टीरिया में जो है वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलिक्स। इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये जो होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सूल नहीं होता है, कुछ में कैप्सूल होता है।
तो ये बताता है कि बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक है या नहीं है। पैथोजेनिक मतलब कि वो डिजीज़ यानी कि बीमारियां कॉज कर रहा है कि नहीं, बीमारियां फैला रहा है या नहीं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम आप देख रहे होंगे कि थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये जो है बैक्टीरिया के चलने फिरने में, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये रहा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, और मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया थोड़ा बहुत ब्रीफ में, और डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, एक और स्ट्रक्चर इसमें रह गया जो है प्लाज्मिड। ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए यहाँ पे है ही, उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बैक्टीरिया से कैसे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है अन्य जीवों में उसके जीन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्लाज्मिड जो है वो सबसे अच्छा कैरियर का काम करता है, यानी कि इसी के माध्यम से हम ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। 3 मिनट और बचा, ठीक है। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्लांट सेल में सबसे पहले आपको पता है कि सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है और ये सबसे आउटर लेयर होती है। उसके बाद है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होती है और बाहर से जो आने वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे आयंस हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको ये कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो इसमें बिखरे हुए ऐसे पाए जाते हैं। प्लांट सेल का स्पेशल ऑर्गन जो होता है ऑर्गेनेल वो है क्लोरोप्लास्ट। ये जो होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि वसा के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के कई पार्ट हैं, जैसे इसमें जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जिसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये इसकी कवरिंग जो है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। जो अदर न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। प्लाज्मोडेस्माटा जो 2 सेल को आपस में कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गोल्गी अपरेटस। ये जो होता है ट्रैफिकिंग में या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कि कैसे फैट और प्रोटीन का ट्रांसफ़र होता है, यही ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वैक्यूल। तो ये प्लांट सेल है, इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इसमें मिनरल्स और आयन स्टोर होते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल सेल पढ़ेंगे तो उसमें ये स्मॉलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में पाया जाता है और इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसमें कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि फॉरेन मटेरियल, अगर हमारी बॉडी में कोई सेल ख़राब हो गई हो तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पेरोक्सीसोम और उसके बाद है वेसाइकल। ये सारे जो हैं, वेसाइकल जो होता है वो फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। थैंक यू।